हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम 25 जनवरी के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर का वेटेज क्या था, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। तो देख सकते हो आप, क्लास 12th का वेटेज है 56%, क्लास 11th का वेटेज है 44%। मतलब फिर से वही कहानी, 12th का परसेंटेज ज़्यादा है, 11th का परसेंटेज कम है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका 11th थोड़ा वीक हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 12th में अच्छे से मेहनत करोगे तो जेईई मेंस आपका हो सकता है। फिर वेटेज है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिर से आप देखिए, इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। हम बार बार कह रहे हैं बच्चे इनऑर्गेनिक नेग्लेक्ट करते हैं, आप इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। इनऑर्गेनिक से देख सकते हो 30 में से 11 क्वेश्चन है और 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से होते हैं। तो जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेगा वो तो 11 में से 10 या 11 तो सही कर देगा, है ना। तो प्लीज ऑर्गेनिक फिजिकल पे फोकस कीजिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक को भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, काफी स्कोरिंग होता है। अच्छा, एक और डेटा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल, अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो वो आपको गया है 64 मार्क्स पे। 64 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल गया है, मतलब पेपर को तुम इजी टू मॉडरेट आप कर सकते हो, है ना। डिफिकल्ट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफिकल्ट में 99 परसेंटाइल 50 के आसपास जाता है, जैसे कि लास्ट शिफ्ट में 46 मार्क्स चला गया था, ठीक है ना। तो ये इजी टू मॉडरेट पेपर है ओवरऑल। और ओवरऑल बोले पीसीएम का 99 परसेंटाइल 168 मार्क्स पे गया था। तो आप देख सकते हो 24 जनवरी और 25 जनवरी के का लगभग 99 परसेंटाइल का मार्क्स कांस्टेंट है, मतलब 160 से 165 के बीच के रेंज में है, 168 है ये, ठीक है। चलिए अब पेपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है। क्या क्वेश्चन है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये हैलो अल्केन्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, माइनस एम ग्रुप रेट को बढ़ाता है और प्लस एम ग्रुप रेट को घटाता है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का बात करें खासकर, तो माइनस एम ग्रुप आपको रेट बढ़ाता है और प्लस एम ग्रुप रेट माइनस एम बढ़ाता है, प्लस एम रेट घटाता है। तो NO2 सब में NO2 है, तो इनकी माइनस एम ग्रुप है। अच्छा, एक चीज आप पढ़े होंगे जीओसी में भी कि जो चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, वो ऑर्थो और पैरा पे ही ऑपरेट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे ऑपरेट नहीं करता। तो हम चेक करते हैं, पैरा पे है सही है, ऑर्थो पैरा दोनों पे है बहुत सही है, मतलब रेट बहुत ज्यादा होगा। ऑर्थो पे है सही है, मेटा पे है, यहां मेसोमेरिक नहीं ऑपरेट करेगा तो इसका रेट सबसे कम होगा। तो आंसर होगा लोएस्ट है 4th। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट पता चला। पहला माइनस एम ग्रुप है, वो रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ऑपरेट करता है, मेटा पोजीशन पे बेंजीन रिंग में ऑपरेट नहीं करता। इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ इंजाइम कैटलाइज रिएक्शन सबस्ट्रेट। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हो, और आप पढ़े थे सरफेस केमिस्ट्री में कि इंजाइम जो है एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो जब एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद सैचुरेशन लेवल अटेन करेंगे, पहले बढ़ेगा फिर सैचुरेशन लेवल अटेन करेगा। तो देखिए क्या है, गलत है, लीनियरली नहीं बढ़ता भाई, सैचुरेशन रीच करता है, ये बिल्कुल गलत है। घटेगा रेट नहीं, रेट बढ़ता है, ये भी गलत है, रेट घटा रहे हैं, ये सही है ना, पहले बढ़ा फिर सैचुरेशन अटेन कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंजाइम जो है आप एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कि ये एडजॉर्प्शन थ्योरी को फॉलो करता है। तो एडजॉर्प्शन में पढ़े हो आप कि इनिशियली रेट बढ़ता है फिर सैचुरेशन लेवल अटेन होता है। इजी क्वेश्चन था ये भी, सीए सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से है। तो आप देख सकते हो अभी तक हम 3 पेपर डिस्कस किए हैं, तीनों में सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, अमाइंस का लग रहा है क्वेश्चन। तो क्या है? NO2 और ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इस कंपाउंड में। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा NO2 होता है माइनस एम ग्रुप और मिथाइल होता है प्लस एम।
तो प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, और NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मिथाइल का ऑर्थो और नाइट्रो का मेटा सेम है, तो मतलब Br यहां पे अटैक करेगा। तो Br यहां पे कहां किस में है, Br यहां पर इसमें कर सकते हो, तो 3 सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। और देखते हैं बी में क्या होगा, बी में जो NO2 है ना, बी में वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़े हो SnHCl रिड्यूस कर देता है। सी में क्या होगा, सी में जो NH2 है ना वो डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है N2 + Cl- में, है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ अबाइन चैप्टर में दिया हुआ है। H3PO2 वाटर रिड्यूस करता है, पढ़े हो, रिड्यूस कर देता है बेंजीन डाइजोनियम को बेंजीन में, मतलब ये बन जाएगा आपको, जो डी है आपको ये बनेगा मिथाइल, और यहां ब्रोमीन लगा है, और जो बेंजीन डाइजोनियम था बेंजीन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अल्कलाइन हॉट केमिनोफोर क्या करता है, मिथाइल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दिया है साफ साफ कि अल्काइल ग्रुप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो COH-Br होगा, किस में है, COH-Br इसमें है, तो ये सही है, आपको ये सही है, ठीक है ना, ये सब गलत हो गया, अब ये सही है। तो इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, वैसे है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडरेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको इसमें दो चैप्टर के रिएक्शन मिक्स किए हैं, इसलिए इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। इसमें एल्डिहाइड कीटोन का भी थोड़ा सा यूज है, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमाइंस का भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ब्लॉक के फ्लेम टेस्ट का। एस ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों शिफ्ट में 30 एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। फ्लेम टेस्ट क्या है, पोटेशियम वॉयलेट बिल्कुल सही, कैल्शियम ब्रिकेट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बेरियम एप्पल ग्रीन, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड। तो देखिए ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, अच्छा ए का 2 फर्स्ट और थर्ड में है। फिर देखो बेरियम एप्पल ग्रीन, डी का 3, डी का 3, डी का 3, ए का 2 बी का 1 डी का 3 इसमें है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। ये डायरेक्ट फ्लेम टेस्ट से क्वेश्चन था, इसको हम मॉडरेट बोलेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि बच्चे थोड़े इस ब्लॉक को नेग्लेक्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट ये सब याद नहीं रखते, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना, जनरली अच्छे बच्चे तो याद रखते ही हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था इस ब्लॉक से, एनसीईआरटी से, फ्लेम टेस्ट आप पढ़े होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 विथ व्हाइट फॉस्फोरस, तो मिलता है PCl3, ये याद रखना PCl3 मिलता है, हाइड्रोलिसिस पे देता है ये H3PO3। इजी क्वेश्चन था पी ब्लॉक से, ग्रुप 15 है, क्लास 12 रिपोर्ट सेक्शन का है, तो ए और बी पूछ रहा है, तो PCl3 H3PO2 होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको भी मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि जनरली वही रीजन है, बच्चे इनऑर्गेनिक पसंद नहीं करते हैं, याद रखना, लेकिन याद रखना जरूरी है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। तो P4 जो है थायोनाइल क्लोराइड के साथ PCl3 देता है, और जो कि हाइड्रोलिसिस पे आपको H3PO3 देगा, तो आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक सॉलिड स्टेट का है, 2 एलिमेंट्स X एंड Y, बिल्कुल सही। X प्रेजेंट अल्टरनेट कॉर्नर, ध्यान रखना X अल्टरनेट कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर होता है ना, तो 4 कॉर्नर पे है, और हर एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 4 × 1/8, एंड 1 एट द सेंटर, प्लस एक सेंटर पे है, तो +1 कंट्रीब्यूशन हो। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 4 × 1/8 + 1 हो जाएगा आपको 3/2। फिर क्या है, वाइज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस, टोटल 6 फेस होता है, उसके 1/3 पे है, और आप ये पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट में कि हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो y के 1 एटम हो गए, तो x के 3/2 और y के 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा x3y2। x3y2 है कोई ऑप्शन, x3y2 नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, ये बोनस हो जाएगा, हुआ गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोनस हुआ होगा, है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन बोनस हुआ होगा, या फिर बोनस करते हैं या फिर क्वेश्चन ही रिमूव कर देते हैं, है ना।
बोनस या सब क्वेश्चन रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन, बोर मॉडल से क्वेश्चन है। द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। आप पढ़े हो बोर मॉडल में कि R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, है ना, तो पढ़े होगा R इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। तो कांस्टेंट है तो उसको प्रोपोर्शनल में हम डाल दिए। अब देखते हैं हम रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, प्रोपोर्शनल n²/z के है तो वैल्यू पुट करते हैं। तो n क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर, z क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, अपॉन बेरिलियम का क्या है थर्ड ऑर्बिट तो 3 का स्क्वायर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 9/4, ये हो जाएगा 16/27। क्या रेशियो लेने पे आया 16/27, और लिथियम 2+ का वैल्यू x दिया है तो x अपॉन r इक्वल टू है 16/27। तो r हो जाएगा आपको 27/16 इंटू x, कौन सा ऑप्शन है 3 है। इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था इसमें, क्वेश्चन में कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए तो इजी क्वेश्चन कहेंगे, है ना। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, है ना। तो आंसर होगा थर्ड। बस यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोर मॉडल में, जो कि है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन था क्लास 11th के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से क्या है मोस्ट स्टेबल, तो आप पढ़े हो, है ना, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, एंटी। अच्छा यही हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट है भाई, मिथाइल अपोजिट है, यही एंटी है ना। ये तो इक्लिप्स्ड हो गया, ये तो लीस्ट स्टेबल, ये गॉच फॉर्म हो गया, ये पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया। तो फर्स्ट कंप्लीट एंटी है, मिथाइल जस्ट 180 पे है तो रिपल्सन सबसे कम होगा, रिपल्सन सबसे कम हो तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा 1। इजी क्वेश्चन था, जो भी कन्फर्मेशन पढ़ा है उसको पता होता है, ये इजी क्वेश्चन है। इसको हम कह सकते हैं जीओसी में भी डाल सकते हो आइसोमेरिज्म टॉपिक में, या हाइड्रोकार्बन में कर सकते हो, कोई एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में दिया है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म अल्केन टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है ना। ग्लूकोज दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है, अच्छा 4 स्ट्रक्चर दिया है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या है, ध्यान रखना, आपको पढ़े होगे अल्फा बीटा फॉर्म, ये अल्फा है, ये बीटा ये अल्फा है, ये बीटा है ना। पहला दोनों है ग्लूको, है ना, पायरानोज, और ये है फ्रक्टोफ्यूरानोज। चलिए चेक करते हैं। तो P है आपको अल्फा डी अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, तो P थर्ड है, P थर्ड किसमें है 3 और 4, और जो Q है वो बीटा डी, Q है 4, चलो 3 4 ही है। यहां देख लो फिर से ये अल्फा है, तो अल्फा ये हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, तो R हो जाएगा 1, तो R हो जाएगा 1 यानी कि 4th, दूसरा तो अपने आप हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर OH नीचे तो अल्फा फर्स्ट कार्बन पे, OH ऊपर तो बीटा। देखो OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा, OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा, ठीक है ना। तो ये बीटा डी का सकते हो फ्रक्टोफ्यूरानोज, है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इतना तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हो तो आपको आना चाहिए कि अल्फा फॉर्म किसको कहते हैं और बीटा फॉर्म किसको कहते हैं। बाकी तो दिख रहा है साफ साफ ग्लूकोज फ्रक्टोज का है, वो नहीं टेंशन था अल्फा बीटा का, ठीक है। इजी क्वेश्चन कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स असर्शन इन रीजन एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम की एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से है, ये सही है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होगे तो साफ साफ उसमें दिया है कि एसिडिक मीडियम में
ये वापस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखना एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। तो एसिटल कीटल बेसिक मीडियम में ही स्टेबल होगा, एसिडिक मीडियम में वापस एल्डिहाइड कीटोन दे देता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो वापस एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। तो बेसिक में स्टेबल, एसिडिक में अनस्टेबल। तो असर्शन तो सही है, रीजन देखते हैं। द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल, ये गलत है। अल्कोक्साइड पुअर लिविंग ग्रुप है, याद रखना, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। तो असर्शन सही, रीजन गलत। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट। याद रखना अल्कोक्साइड पुअर लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनर्ट गैस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियोडिक का क्वेश्चन लग रहा है। इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, ये ध्यान रखने की चीज हम बता रही है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है। इस क्वेश्चन का बस यही पर्पस था देने का, हम बोलेंगे पूरे पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन देने का बस यही टारगेट था कि कोई बच्चा फुल मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर सके, 25 आउट ऑफ 25 सही नहीं करे। ये बहुत कम, जैसे कि बस आपको ये याद रखना चाहिए था कि हीलियम का सबसे कम होता है, हीलियम के बाद जेनन है। तो हीलियम के बाद जेनन कौन से ऑप्शन में है? हीलियम के बाद जेनन थर्ड ऑप्शन में है। मतलब ये समझ रहे हो ना, एक तरह से ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, एक्सेप्शन केस है। तो अनलेस कोई बच्चा इसको बिल्कुल याद किए हुए होगा, ये क्वेश्चन तो होने वाला नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन का पर्पस यही था कि कोई बच्चा केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर दे। हम इसको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कहेंगे पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, कौन सा रिएक्शन नहीं होता? ये सही है, होता है। ये भी सही है, होता है। ये नहीं होता। थर्ड रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का, आप देखना एनसीईआरटी में दिया है। थर्ड रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का है, कॉपर का नहीं है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से क्वेश्चन रिएक्शन है, स्लैग फॉर्म होता है, स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर से नहीं है। तो थर्ड होगा, आंसर थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ होता है। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग FeSiO3 होता है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग FeSiO3, आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अल्केन से लग रहा है। पी तो आपको ठीक है, पी एक काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन है, इन हेप्टेन है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, चल देखते हैं। देखिए सब, अगर बेंजीन पीएच मतलब बेंजीन टाइप है, तो बेंजीन के लिए इसका एरोमेटाइजेशन करेंगे। तो एरोमेटाइजेशन के लिए Cr2O3 ये सब यूज करते हैं एरोमेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन के लिए Cr2O3 ये सही होगा, ठीक है। एरोमेटाइजेशन के लिए एनसीईआरटी में दिया, देखिएगा Cr2O3 यूज करते हैं, तो इससे बन जाएगा टॉलिन। आपको पहले टॉलिन बनेगा, एरोमेटाइजेशन करोगे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है टॉलिन बनेगा, टेम्परेचर प्रेशर भी मेंशन्ड है। फिर है इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2H3O प्लस इटार्ड रिएक्शन है, तो बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का आपको पता है कैनिजारो करोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा ये, फर्स्ट आंसर है ना। कंफ्यूजन के लिए मॉलिब्डेनम वाला भी दिया है कि आंसर ये होगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर से भी हिंट मिल जाता है। अगर आप पढ़े हो एनसीईआरटी ठीक से, अल्केन्स में दिया है, अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो टेम्परेचर प्रेशर से हिंट है आपको, है ना। किसमें? फर्स्ट है आंसर, फोर्थ आंसर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में आपको कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर दोनों से हिंट मिल गया है। दूसरा Cr2O Cl2H3O प्लस, ये इटार्ड रिएक्शन है, आप पढ़े होगे एनसीईआरटी में, इटार्ड रिएक्शन। और थर्ड तो फोर्थ तो वही कैनिजारो का ही पार्ट है कि पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा फिर एसिडिफिकेशन हो जाएगा। तो एक तरह से ये मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। पहला पार्ट है आपको अल्केन से, दूसरा पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन से, तो इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हिंट मिल गया था आपको। बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल
हिंट मिल गया कि ये कैनिजारो से ही आ सकता है, क्योंकि उसी में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो हिंट तो आपको मिल गया था। मॉडरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अमाइंस का दिख रहा है, NH है, क्या है? द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल सबस्टिट्यूटेड अमाइंस। भाई एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, ये नंबर याद रखना 213, नंबर याद रखना 213। अगर मिथाइल अमाइन का बात करें एक्वस सॉल्यूशन में तो 213, और अगर इथाइल अमीन का बात करें तो 231। फिर से सुन लो, एक्वस मीडियम में मिथाइल अमीन का बात करें तो सीक्वेंस होता है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और एक्वस सॉल्यूशन में इथाइल अमीन का बात करें तो 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। या तो मिथाइल का बात कर रहा है तो 213 किस में है? 213 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अमोनिया से ज्यादा होगा ही, तो ऑब्वियस है, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। तो बस सबको नंबर याद रखना था एक्वस सॉल्यूशन में कि 213 होता है। अगर गैसियस रहता फिर तो इंडक्टिव फॉलो करते, फिर तो 3 to 1 होता। गैसियस में केवल इंडक्टिव होता है तो 3 to 1, लेकिन यहाँ एक्वस दिया है तो इंडक्टिव और जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखेंगे वाटर के साथ। तो एक्वस में मिथाइल का 213, गैस में तो केवल इंडक्टिव 321। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोडक्साइड, या हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिएगा एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर में इस तरह का एग्जांपल भी सॉल्व है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, याद रखना एक चीज, हम यहाँ H2O2 का ही बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो फॉर्मूला उसी के लिए होगा। तो नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 या मोलैरिटी इंटू 11.2, ये फॉर्मूला पे याद रखना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है मोलैरिटी इंटू 11.2। अब क्या दिया क्वेश्चन में? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 25, तो मोलैरिटी हो जाएगा 25/11.2 मोल्स पर लीटर। अच्छा, यहाँ ग्राम दिया है तो ऑब्वियस है मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मोल्स पर लीटर को, मॉलिक्यूलर मास H2O2 का होता है 34, 16 2 या +2 कर दो, इंटू 34 ग्राम पर लीटर कर देंगे, 2 अप्रोक्सीमेटली 75 हो जाएगा। 75 ग्राम पर लीटर कौन सा ऑप्शन में है भाई? 75 ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी से फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम पर लीटर मिल जाएगा। इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि लोग, रीजन यही है क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन चैप्टर को नेग्लेक्ट करते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जो बच्चा पढ़ा होगा कर दिया होगा, लेकिन दिक्कत है बच्चे हाइड्रोजन चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक का है उसको बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, जिसके चलते इस क्वेश्चन में उनको दिक्कत हुआ होगा। डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है ये। तो देख सकते हो कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री में नेग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, चाहे मेटलर्जी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बोले, क्वेश्चन भी उसी का आ गया है ना। तो क्या क्वेश्चन है? इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक्स, एन एंटीबायोटिक मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही। एन एंटीबायोटिक इज सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। एन एंटीबायोटिक शुड प्रोमोट द ग्रोथ, नहीं गलत है भाई, प्रोमोट नहीं, इनहिबिट, शुड इनहिबिट, ये गलत हो गया, थर्ड गलत है। प्रोमोट नहीं करना माइक्रोनिज्म को, इनहिबिट करना है। ठीक है, तो आंसर इनकरेक्ट पूछा ना, 3 हो जाएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। तो फिर से बोल रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, चाहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बच्चे फिजिकल ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड A रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म B, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद H2 एट एक्सेस ऑफ CO2। ये सॉल्वे प्रोसेस लग रहा है हमको, ये सॉल्वे प्रोसेस लग रहा है। ठीक है, कंपाउंड C विच ऑन पासिंग थ्रू अ रिएक्शन विद सैचुरेटेड, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस ही है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट A, B एंड C आइडेंटिफाई करना। तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड है तो सॉल्वे प्रोसेस में उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके देता है कैल्शियम क्लोराइड
जो कि सॉल्वेबल प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है सॉल्वेबल प्रोसेस में CaCl2 बाई प्रोडक्ट है, प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। जो अमोनिया गैस है वाटर और CO2 के साथ देता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया किस में है? हो गया थर्ड में, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे तो हो गया ना, सोडियम क्लोराइड के साथ दे देगा ये NaCO3। तो ध्यान रखिएगा सॉल्वेबल प्रोसेस, मतलब इस ब्लॉक से दो क्वेश्चन थे, एक फ्लेम टेस्ट का था और एक सॉल्वेबल प्रोसेस का था। तो मतलब फिर से वही है, इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट नहीं करना। जिनको पता होगा कर दिए होंगे, जिनको नहीं पता होगा वो थोड़ा बहुत तुक्का लगाए होंगे, क्या पता तुक्का सही लगा हो गलत होगा, है ना। वैसे ही सॉल्वेबल प्रोसेस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। अगले स्टेप में NaCl से ट्रीट कर दोगे तो NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन क्लास 11th एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि बोले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, उसी पे क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, NO2 को सनलाइट में क्या देता है? NO और नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन A मान लो ऑक्सीजन है तो नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन दे देता है। तो B ओजोन है, AO2 है, क्या ये पूछ रहा है? हाँ, AO2 B ओजोन, AO2 B ओजोन, AO2 B ओजोन, खत्म हो गया। इसी में AO2 है, B ओजोन है, तो इसी में खत्म हो गया। बाकी दिख ही गया है, नेसेंट ऑक्सीजन है और NO है, वो तो क्लियर, तो रिएक्शन में ही क्लियर हो गया। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो फिर से बोल रहे हैं इन चैप्टर्स को जो कि स्टूडेंट जनरली इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। हो गया अप्रैल शिफ्ट में फिर से जेईई मेंस होगा, तो वहां पे आप जो गलती जनवरी शिफ्ट में किए हैं उसको रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस से ग्रुप रिएजेंट का क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, Al3 प्लस Fe3 प्लस है तो सबको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl, कुछ ऑब्वियस है, तो Q का 3 होगा। फिर बेरियम आयन और कैल्शियम आयन का होता है अमोनियम कार्बोनेट NH4OH, तो S का 2 होगा। तो Q का 3 S का 2 कौन से ऑप्शन में है? Q का 3 S का 2, Q का 3 S का 2, चलो खत्म हो गया, फोर्थ में खत्म हो गया। बाकी तो पता ही है, वो तो देख सकते हो। P का 1 होता है ना। ग्रुप रिएजेंट आप पढ़े होगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब मैनुअल में देता है और प्रैक्टिकल में भी किए होगा। ग्रुप रिएजेंट्स हैं ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, उनका ग्रुप रिएजेंट्स होता है, प्रिसिपिटेट करवाते हैं, है ना। कटायंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आपके लैब मैनुअल एनसीईआरटी में तो नहीं मेंशन, लेकिन लैब मैनुअल में दिया रहता है, और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो P का 1 है ना, Q का 3, R का 4, हाँ H2S NH4OH और S का 2। इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप स्कूल में लैब में गए हो तो ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? फिनॉल इज इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। भाई क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड साफ साफ देता है एनसीईआरटी में, ये होगा 4 होगा, नाम ही होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड लिंकेज, वो तो इसी में है। और आपको पता होगा इसमें H3O+ डाल दोगे तो मिलता है फेनॉल प्लस एसीटोन, फेनॉल प्लस एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल है। इसको हम इजी क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस्ड में भी, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। नाम ही है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब इंटरमीडिएट में पेरोक्सी लिंकेज तो होगा ही। चलिए, पेरोक्सी लिंकेज होता है O बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DA टाइप का है। क्या क्वेश्चन है? एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, सही है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 50% ऑफ दिस एनर्जी इज गेन्ड यूटिलाइज्ड बाय एथलीट, सही है। In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire। मतलब क्या है? 100 ग्राम ग्लूकोज यानी कि 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया,
तो 50% तो यूज कर गया, लेकिन 50% उसको जो स्टोर बॉडी में स्टोर है उसको परस्पिरेशन के फॉर्म में लूज करना है। तो देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। 1800 किलो जूल का 50% का जो एनर्जी है वो परस्पिरेशन में यूज होगा, मतलब वाटर से वाटर वेपर में। और वाटर का इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है पर मोल, तो मान लेते हैं n मोल्स वाटर परस्पायर किया, तो n इंटू 45 50 टू 900 n आ जाएगा 20 मोल्स। मतलब जो एथलीट है 20 मोल्स ऑफ वाटर परस्पायर करेगा, और मास पूछा है ना ग्राम में, तो 20 टू 18 360 ग्राम। क्या होगा? 360 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये तो बोले यूनिटरी मेथड क्वेश्चन था, हम नहीं बोलेंगे कोई चैप्टर क्वेश्चन था, ये तो क्लास 9 10 भी बच्चे कर देंगे, मतलब कोई 11 12 है कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक क्वेश्चन था जो 9 10 भी बच्चे कर देंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच दिख रहा है, तो पीएच मतलब लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन, मतलब आयनिक का है, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। contains 0.1 mole each of ammonia and ammonium chloride, the addition of 0.02 mole of HCl। तो देखो क्या है, पहले रिएक्शन लिखते हैं। NH4Cl इनिशियली 0.1 है, ये 0.02 है, ऐड किए, ये 0.1 है। HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, कंज्यूम हो जाएगा, तो 0.08 है, ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसमें ऐड कर दो 0.12, बेसिक बफर हो गया। ये क्या हो गया? बेसिक बफर हुआ। तो इसका पीओएच का फॉर्मूला पढ़े हो, पीओएच होता है पीकेबी, पीकेबी दिया है, पीकेबी दिया है, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक बेस। वैसे तो कल बताए थे सॉल्ट की जगह हम कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड लेना चाहिए, लेकिन कटा एक ही देगा, 1 मोल सॉल्ट 1 मोल कॉन्जुगेट एसिड देगा, तो डायरेक्ट सॉल्ट ले रहे हैं। सॉल्ट कितना है? 0.12, और ये है 0.08, लॉग 3/2 सॉल्व करो। 4.745 प्लस 0.477 माइनस 0.301, सॉल्व करो। 4.745 प्लस हो जाएगा 0.176, है ना? क्या हो जाएगा? 11 एक साथ 12 2 9 4.929, ये पीओएच होगा। पूछ क्या रहा है? पीएच, तो पीएच के लिए 14 से घटा दो, है ना? तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 9.079 पीएच हो जाएगा 9.079। ठीक है, क्या पूछ रहा है अब? इंटू 10 का पावर -3, तो इसको आप लिख सकते हो 9079। मतलब इजी क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा था, है ना? थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर ना है और डेसिमल में है, डेसिमल में है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन अच्छे से करना था। हम इसको मॉडरेट कहेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा डेसिमल में इसलिए थोड़ा टफ लग सकता है, तो इजी थ्योरी इजी, कैलकुलेशन टफ, इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये बेसिक बफर क्वेश्चन था आयन इक्विलिब्रियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन साइक्लोहेक्सेनोन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ है π/c वर्सेस c का 6 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। आप पढ़े हो पाई इक्वल टू होता है CRT, पाई इक्वल टू होता है CRT, और यहाँ कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में, और वहाँ कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर में, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, पाई तो प्रेशर है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो N इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT।
अब ये जो टर्म है ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में। तो पाई अपॉन कंसंट्रेशन जो कि ग्राम पर लीटर में है इक्वल टू होगा आरटी बाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ पाई बाई सी दे दिया है, ये मिस्टेक है। यहाँ भी पाई बाई सी, यहाँ भी सी, तो मिस्टेक है, पाई देना चाहिए था, है ना। पाई बाई सी को लॉजिक नहीं बनता है, होगी पाई बाई सी, यहाँ भी सी, है ना। तो पाई बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई और यहाँ सी दे, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैसे पाई वर्सेस सी हम सोल्व कर रहे हैं। तो आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट आ गया, आप देख सकते हो। तो आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल है, 6 इंटू 10 का पावर -4। स्लोप आपको दिया है क्वेश्चन में 6 इंटू 10 का पावर -4। एटमोस्फेयर में है तो आर ले लोगे 0.0821, दिया है क्या आर का वैल्यू, हाँ 0.083। टेम्परेचर कितना दिया है 300। मॉलिक्यूलर वेट x मान लेते हैं जो कि हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -4। तो 6 इंटू 10 का पावर -4 है, तो इसको सॉल्व करो तो x हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 83/1000, ये हो जाएगा 24.9 अपॉन 6 इंटू 10 का पावर -4, इन होगा 300 अपॉन 1000 कर दो 0.3, 24, हाँ ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 41,500, क्या आ जाएगा 41,500। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलेशन टफ था थोड़ा क्वेश्चन का, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कोशिश कीजिएगा कि अनलेस आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो तो इंटीरियर टाइप में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कीजिएगा। हाँ अगर कैलकुलेशन आपका अगर कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कैलकुलेशन अच्छा है तो अब तो आप फिजिकल कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, 12th इंड में आ गए हो अब तो कैलकुलेशन आपका अच्छा होना ही चाहिए। तो आंसर होगा 41,500। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था कि जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स पर लीटर में उसको कन्वर्ट करना था ग्राम पर लीटर में। उसके लिए क्या किए हम, ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए और मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट वो ग्राम में आ गया, ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम तो लीटर में होगा ही तो ग्राम पर लीटर में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट था, है ना, कि कैसे आप मोल्स पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करोगे, बाकी तो कैलकुलेशन था। क्वेश्चन इसको हम मॉडरेट बोलेंगे, वही कैलकुलेशन थोड़ा टफ था और एक कॉन्सेप्ट ट्रिकी था कि मोल्स पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करो। ग्राम पर लीटर में इसलिए क्योंकि ग्राफ में कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर दिया है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन था। तो फिर से ध्यान रखिएगा, मोल्स पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डी एंड एफ ब्लॉक का कर सकते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, म्यू होता है √n इंटू n+2 और यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से आयन्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखते हैं, वैनेडियम 3+ का मतलब है आर्गन 3d2, आर्गन 3d2 है ना, आपको पता होना चाहिए आर्गन 3d2 दो अनपेयर्ड। Cr3+ है आर्गन 3d3 तीन अनपेयर्ड है, बॉक्स डायग्राम यूज करते हैं आप लोग, आता होगा 3d3 है। Fe2+ आर्गन 3d6 चार अनपेयर्ड है, d6 है ना, d6 का मतलब ऐसा सोच लो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये चार अनपेयर्ड रह गया। निकेल 3+, निकेल 3+ का मतलब क्या है देख लो, आर्गन 3d7 मतलब तीन अनपेयर्ड, तीन मतलब क्रोमियम 3+ और निकेल 3+, तीनों में तीन अनपेयर्ड है। क्रोमियम 3+ है ना, निकल 2+ होता है आर्गन 3d8, निकल पूरा निकल है आर्गन 3d8 4s2, आर्गन 3d8 4s2 और 3+ का मतलब है 2s से चला गया, एक d चल गया, तो निकल 3+ है आर्गन 3d7, 3d7 का मतलब है एक और जाएगा, तीन अनपेयर्ड, तो तीन अनपेयर्ड क्रोमियम 3+ में, तीन अनपेयर्ड Ni3+, तो आंसर होगा 2। दो आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो दो आयंस का जो म्यू का वैल्यू है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, मॉडरेट इसलिए कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक एसिड दिया है। ये आपको टाइट्रेशन क्वेश्चन हो गया, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब है एक H प्लस देगा, NOH का मतलब है एक OH माइनस देगा, मतलब N फैक्टर है ना, दोनों में 1 होगा। मतलब हम लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसिड भी एक H प्लस देगा, बेस भी एक OH माइनस देगा, N फैक्टर दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मोलैरिटी देखो 1.21 kg पर लीटर दिया है ना, तो उस kg को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट करो, और मोलर मास कितना दिया है 24.2 लीटर है, तो मोलैरिटी मिल गया। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। मोलैरिटी ऑफ बेस कितना है 0.24, वॉल्यूम है 25। ये याद रखना, जब वॉल्यूम यहाँ राइट साइड वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो लेफ्ट साइड भी वॉल्यूम ml में ही मिलेगा। इसको सॉल्व करो अब, ये 20 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो V आ गया 0.12 ml, V आ गया 0.12 ml, यानी कि 12 इंटू 10 का पावर -2 ml। इजी क्वेश्चन था ये, बस इसमें बस यही ट्रिक था कि जो आपको डेंसिटी दिया है kg पर लीटर में, उसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करें, और क्वेश्चन में कुछ था नहीं है ना, तो इजी क्वेश्चन है और कैलकुलेशन में बहुत इजी है, इसका आराम से कैंसिल आउट हो जा रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, सही बात है, हाफ लाइफ दिया है, तो टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। देखो इसको बिना कैलकुलेशन के हम सॉल्व कर देंगे। आप पढ़े हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम 100 से 50 होने में लगता है, वही टाइम 50 से 25 होने में भी लगेगा। हर का रिस्पेक्टिव हाफ लाइफ सेम होता है, 100 to 50 लो चाहे 50 to 25 लो, टाइम सेम होगा। तो ये पहला टी हाफ हो गया, ये दूसरा टी हाफ हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना कि k इक्वल टू 2.303/t log n नॉट बाई एन टी या a नॉट बाई टी, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। तो दो हाफ लाइफ हो गया, वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ डेटा डायरेक्ट हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ हो गया, 75% कंप्लीशन है ना, मतलब 25% पहुंच चुका है। टी हाफ कितना है 30 मिनट, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। इजी क्वेश्चन था। अगर आपको काइनेटिक्स के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो ये इजी क्वेश्चन है। वैसे तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे, k इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ कर देते 100/25 है ना। इनिशियली 100 है, 75% कंप्लीट हो गया तो 100/25। वो बड़ा मेथड था, ये छोटा मेथड है, इसको भी हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर तो बहुत बेसिक है, बॉन्डिंग में दिया है एनसीईआरटी में साफ साफ, देख सकते हो। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 लोन पेयर है ना। दो लोन पेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज, 3 लोन पेयर। इसमें 1 लोन पेयर है, 3 2 5 1 6 लोन पेयर होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, बॉन्डिंग पढ़े हो, ओजोन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, ये सब तो आना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर और न्यूट्रल वाले पे 2 लोन पेयर। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में भी काम आता है सब, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर एस्टिमेशन कर रहे हैं, यानी कि वो आप ये सब क्वेश्चन हो गया। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लास्ट का पोर्शन है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उससे क्वेश्चन है। क्या है 0.47 ग्राम ऑफ एन, अच्छा बेरियम सल्फेट का दिया है, तो बेरियम सल्फेट का मोलर मास 233 होता है, ये याद रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा 233 होता है। तो 233 ग्राम में बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है, 1 सल्फर है, यानी कि 32 ग्राम सल्फर है। तो 1 ग्राम में कितना होगा 32/233, और बेरियम सल्फर का प्रेसिपिटेट कितना है 1.4439, तो उसमें हो जाएगा 1.4439 इंटू 32/233। ये तो सल्फर का मास आ गया, और कंपाउंड का मास कितना है 0.471, ये तो हो गया आपको, और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा।
इजी क्वेश्चन, मतलब थ्योरी इजी था, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। इसका आंसर 42% होगा, इसका आंसर 42% होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, मॉडरेट सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कैलकुलेशन इसका टफ है, आप अच्छे से कीजिएगा कैलकुलेशन। 42% आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लग रहा है बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब दो चीज है, एक वीक फील्ड लाइगेंड हो सकता है और ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चलो चेक करते हैं। NiCN होल फॉर 2- भाई साफ साफ ये DsP2 होता है डायमैग्नेटिक, ध्यान रखना, ये सब पता होना चाहिए, कैलकुलेट थोड़े करोगे, ये पता होना चाहिए। DsP2 डायमैग्नेटिक। NiCO होल फॉर sp3, ये भी डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना, COCN- दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, दोनों पेयरिंग कर लेंगे। NiCl फॉर 2- Cl- वीक फील्ड लाइगेंड है तो पैरा होगा, तो पहला पैरा मिल गया हमको। FeCN होल CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इवन इलेक्ट्रॉन है, Fe2+ होगा ना। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, x + 6 × -1 = -4, तो आयरन का +2 आ जाएगा, तो आर्गन 3d6 है ना। तो आप पढ़े हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, T2G में पूरा पेयरिंग हो जाएगा, तो D2sp3 डायमैग्नेटिक, कोई जरूरत नहीं है। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लोगे, ऑड आएगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग हो नहीं, उससे मतलब है नहीं, पैरामैग्नेटिक होगा, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। FeCN होल 6 3-, ध्यान रखना यहां ट्रिकी था, ये बच्चे मिस्टेक किए होंगे, ठीक है। CN- से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन है भाई, आयरन 3+ है ना, आयरन 3+ का मतलब है D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 को तो तुम पेयरिंग कभी कर ही नहीं सकते, एक तो बच ही जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में भी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। तीसरा, वाटर तो वीक फील्ड लाइगेंड होता है, पेयरिंग करेगा नहीं, तो चौथा। तो समझ गए, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये नहीं कि पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए, बहुत टाइम अब छोड़ दोगे क्वेश्चन, है ना। कुछ कुछ देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक, इसको ध्यान रखना, है ना। और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड देखते रहना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो पता हो जाए। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, जेई मेंस एडवांस में कई बार आ चुका है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिख रहा है ना, कॉपर 2+ है ना, आर्गन 3d9 हो जाएगा, D9 तो कभी पेयरिंग होना ही नहीं है। तो जब भी याद रखना D n कॉन्फ़िगरेशन में n ऑड है, तो कभी ये पेयरिंग नहीं होने वाला, कंप्लीट पेयरिंग नहीं होने वाला, तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। तो प्लीज थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना शुरू कर दिए, बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में आपके पास इसका इतना टाइम नहीं है, गलती होने के चांस ज्यादा है, और बहुत हाई चांस है आप एक गलती भी कर दोगे कि आपसे पूरा 6 कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है साफ साफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन लिख देते हैं। सेल रिएक्शन क्या होगा, half H2 gives H++ electron, Fe3+ electron gives Fe2+। कंप्लीट कर दो ऐड करके, क्या हो जाएगा, Fe3+ + half H2 gives Fe2+ + H+। ये एनोड का रिएक्शन था, ये कैथोड का था, वो सब आना चाहिए आपको, है ना, ये सब आना चाहिए आपको, रिडॉक्स में पढ़े हुए कैसे बैलेंसिंग करते हैं। E0 दिया है आपको, तो E0 सेल तो क्या हो जाएगा, E0 कैथोड - E0 एनोड, कैथोड ये है तो E0 सेल का तो आपको ये हो जाएगा, E0 से, क्योंकि ये तो 0 है तो 0.771 वोल्ट E0 सेल तो को मिल गया। अच्छा ई सेल दिया है, अच्छा कंसंट्रेशन पूछा, देख लो, ई सेल इक्वल टू वैल्यू डाल दो 0.771 माइनस, अब क्या दिया है 298 केल्विन, तो 0.0591 हो जाएगा। n क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इंटू H+, कंसंट्रेशन दिया है 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ ऊपर हो जाएगा। H+ भी लेंगे, लेकिन H+1 दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अपॉन Fe3+ पूछ रहा है क्या, हाँ Fe3+ का पूछ रहा है, और हाइड्रोजन का ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है, गैस का प्रेशर लेते हैं तो वहां भी 1 डाल दो, 1 का पावर हाफ करेंगे, 1 का पावर हाफ 1 ही रहेगा। ई सेल क्या दिया है
ई सेल है 0.712, सॉरी 0.712 इक्वल टू 0.771। पूछ रहा है किसका रेशियो, Fe2 प्लस ए, ठीक है ना, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का, ठीक है, Fe3 प्लस का पूछ रहा है। माइनस 0.0591 लॉग x मान लेते हैं, जो रेशियो है ना इसको हमने x एज्यूम कर लिया रेशियो को, तो इधर कट लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप जो घटाओगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो, आप 0.712 में 0.771 घटाओगे तो माइनस है, माइनस 0.0591 इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ x, कैंसिल आउट हो गया, लॉग x 1 है तो x 10 आ गया, x क्या आ गया 10, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, 10 हो गया, 10। इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट इजी था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता, तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब क्वेश्चन में होता है थोड़ा फिजिकल में, कॉन्सेप्ट इजी रहेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कोई स्टेप मार्किंग मिलने वाला है नहीं, तो एकदम बिल्कुल नियरेस्ट इंटीरियर पे एक्यूरेट आंसर लाना है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी, पहले आप एनोड कैथोड पे हाफ सेल रिएक्शन लिख दो, फिर कंप्लीट रिएक्शन लिख दो, फिर एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और फिर नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन कर दो, है ना। थोड़ा ये मेरे अनुसार ये क्वेश्चन अवॉइड कर सकते थे अगर आपका कैलकुलेशन वीक है। हाँ, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो कर सकते हो, मेनली क्या देखिएगा आपको, आप जो घर में प्रैक्टिस करते हो तो चेक कर लें कैलकुलेशन आपका कैसा है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैलकुलेशन वीक है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के इंटीरियर टाइप में करना। हाँ, अगर ये MCQ होता तब तो करना ही पड़ता, तो आप कैलकुलेशन वीक, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन स्ट्रांग ही रहे। चलिए, तो हो गया, पेपर हो गया है ना। तो 25 जनवरी का शिफ्ट 1 का भी हमने डिस्कशन कर लिया। आप देख सकते हो ये थोड़ा इजी पेपर है, इसमें कुछ आउट ऑफ NCERT बहुत कम दिखा, है ना। 24 जनवरी के शिफ्ट 2 में NCERT के बाहर था, इसमें NCERT के बाहर दिखा नहीं। इसमें जो इंटीरियर टाइप में फिजिकल के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, जो कि थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो इसलिए मे भी बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकता था। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया था कि 99 परसेंटाइल्स आपको आया है ना, 65 मार्क्स के अप्रॉक्स में, तो मतलब बच्चे कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो आपको भी जब घर में प्रैक्टिस करो तो अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन इसका इजी था। जो भी बच्चों का नंबर कटा हो कैलकुलेशन में कटा होगा, तो प्लीज़ घर पे जब कैलकुलेशन करें तो अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 जनवरी के ही शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।